हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये नोरा के साथ 1998 में घटी थी। जब नोरा के साथ ये घटना घटी तब उसकी उम्र 30 साल की थी। और अब आगे की घटना मैं आपको नोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा जो कि मिशिगन की रहने वाली थी। मेरा नाम नोरा है। वेंडिगो को मैंने बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा था। जब मैंने वेंडिगो को देखा था तब मेरे दादा दादी मेरे साथ ही थे। मेरे दादा दादी आर्मी में थे। दोनों लोग रिटायर हो चुके थे। उनको ड्राइविंग आती थी लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दादाजी के एक हाथ में काफ़ी बुरी तरीके से चोट लगी थी जब वो अपने जॉब में थे, इसलिए वो ढंग से गाड़ी चला नहीं पा रहे थे। और दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं दादी को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। दादा पीछे बैठे हुए थे। ड्राइव करते वक्त मुझे रास्ते का उतना ध्यान नहीं था। हम मिशिगन के जंगलों से होते हुए ही जा रहे थे। रोड काफ़ी ज़्यादा ठीक थी लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत गड्ढे भी थे और कहीं पे तो काफ़ी ज़्यादा जाम भी लगा हुआ था। जैम की वजह से हमें हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ा सा लेट होने वाला था, लेकिन किसी तरह हम मिशिगन के उन जंगलों को पार करते हुए डॉक्टर के पास पहुंच गए। दरअसल वो एक हॉस्पिटल था, एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे हमें दादी को एडमिट कराना था। हमारे घर के पास भी छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जिस हॉस्पिटल से उनका इलाज चल रहा था वो आर्मी वालों का ही हॉस्पिटल था, जहाँ पर उनका इलाज ढंग से और मुफ्त में भी हो जाता था। इसलिए हम उसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर गए थे। रास्ते में ले जाते वक्त दादी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। वो बेहोश हो चुकी थी। मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी और गाड़ी भी ड्राइव कर रही थी, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर एकदम नॉर्मल थे। उन्होंने मुझे भी संभाला और साथ में मेरी दादी को भी। किसी तरह सही टाइम पे हम लोगों ने हॉस्पिटल में दादी को एडमिट करा दिया और उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। मॉम डैड घर पे ही थे। मुझे ड्राइव करना आता था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। दादाजी भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। उन्होंने कहा कि मैं घर चली जाऊँ। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं यहीं पर उनके साथ रुकूंगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हॉस्पिटल में उनकी मदद के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो फ़ोन करके बता देंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। मुझे भी अगले दिन अपने कुछ काम निपटाने थे। मॉम डैड भी लगातार मुझे घर आने के लिए बोल रहे थे। डैड ने मुझसे कहा था कि जब मैं घर आ जाऊंगी तो वो कार लेके दादी से मिलने चले जाएंगे, और हम लोगों ने यही सोचा था। हॉस्पिटल से निकलते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। मुझे लगा था कि शायद रास्ते में मुझे फिर से वही ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना रश और भीड़ भाड़ सुबह थी उससे ज़्यादा खामोशी रात में। कोहरे में पूरा हाईवे और मिशिगन का वो जंगल जिसमें से हाईवे निकला था वो पूरा डूबा हुआ था। मैं रात में गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा धीमे चलाते हुए ले जा रही थी। मेरा ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा था। मैं थोड़ी स्मोकिंग भी करती थी, लेकिन मेरे घर में इसके बारे में किसी को नहीं पता था। गाड़ी की विंडो शील्ड डाउन करके मैं सिगरेट जला रही थी और सिगरेट जलाते हुए कार को चला भी रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। गाड़ी को धीमे धीमे ड्राइव करते हुए मैं कल के काम के बारे में सोच रही थी और मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि जितनी जल्दी हो सके मैं घर पहुंच के बस थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। मैं गाड़ी को कम से कम 30 से 40 की स्पीड में ही चला रही थी। जंगल का वो रास्ता पूरा सुनसान था। मैं गाड़ी तो चला रही थी लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। तभी अचानक से मेरे सामने से एक जानवर भाग के एक साइड से दूसरी साइड गया। मैंने अचानक से गाड़ी को ब्रेक मार दिया। हालांकि वो जानवर काफी ज्यादा तेजी में निकला था। मैं ढंग से उसे देख भी नहीं पाई थी कि आखिर वो जानवर था कौन। मैं थोड़ी देर के लिए एकदम सहम गई थी। अगर वो मेरी गाड़ी से लड़ जाता
तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जानवर था। लेकिन वो कुछ ही सेकंड में मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि वो आखिर गया किधर। मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी वहीं पर रोकी और गाड़ी से उतरी भी। चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं था। चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरे में डूबा हुआ हाईवे और वो जंगल। मैं दोबारा अपनी गाड़ी में बैठी, गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर सिगरेट को पीते हुए दोबारा गाड़ी चलाने लगी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पिछले हिस्से पे कोई चीज भाग रही है। वो मेरी गाड़ी का पीछा कर रही थी। उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। मैं उसे देख नहीं पाई, क्योंकि धीरे धीरे मैंने भी अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया था। शायद वो वही जानवर होगा जो भी कुछ देर पहले मेरे गाड़ी के सामने से भाग के गया है। लेकिन फिर मैं समझ नहीं पाई थी उस वक्त कि आखिर वो जानवर था कौन। मैंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। हो सकता था कि वो कोई जंगली जानवर हो। थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी को और स्पीड में चलाने लगी और करीबन आधे एक घंटे बाद मैं अपने घर भी पहुंच गई। डैड को गाड़ी की चाबी दी और तुरंत अपने रूम में जाकर सो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अगले दिन डैड दादा और दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले गए और मुझे रात में फिर से जाना था, अपना सारा काम खत्म करके। उस रात डैड की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो वो मेरे साथ नहीं जा सकते थे। दादी को डॉक्टर ने घर ले जाने के लिए बोल दिया था। उनकी हालत अब थोड़ी नॉर्मल हो गई थी और उनको हॉस्पिटल में वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो घर आना चाह रही थी। मैं दिन के वक्त उनके साथ हॉस्पिटल में चली गई, सारे डॉक्यूमेंट्स का काम किया और दादा दादी को शाम को ही लेकर दोबारा उसी रास्ते से घर की तरफ लौट रही थी जब मैंने पहली बार उस क्रीचर का सामना किया। मैं, दादा दादी, हम तीनों लोग कार में ही थे। हाईवे एकदम खाली था, सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे कि पिछली रात में था। मेरे को उस वक्त सिगरेट पीने की बहुत मन हो रही थी, लेकिन दादा बैठे हुए थे, इसलिए मैं उनके सामने स्मोकिंग नहीं कर सकती थी। दादी दवाई खा के सो गई थी और मैं गाड़ी को बहुत ही धीमे स्पीड में चला रही थी। दादाजी बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने कार में हल्का फुल्का म्यूजिक लगा रखा था और मुझसे बात करते हुए ही, और मैं उनसे बात करते हुए गाड़ी को चला रही थी। तभी फिर वही हादसा हुआ। दादाजी की आंख लग गई थी और फिर वही क्रीचर मेरी गाड़ी के सामने से दोबारा भाग के गया। इस बार मैंने गाड़ी को तुरंत झटके से रोक दिया। अचानक से गाड़ी को रोकने की वजह से दादाजी की आंख खुल गई। दादी अभी भी नींद में ही थी, वो लेटी हुई थी। दादाजी ने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। मैंने उन्हें बताया कि अभी मेरे सामने से कोई चीज़ भागते हुए गई है। वो एक जानवर था, एक अजीब सा जानवर जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। दादाजी ने बताया कि इस एरिया में ऐसा कोई जानवर हो ही नहीं सकता है। वो इस एरिया में कई बार ट्रैवल कर चुके हैं। ये सेफ जोन है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उस जानवर को कल भी देखा था और वो मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। जब ये डिस्कशन मैं और दादाजी कर रहे थे तो मैंने गाड़ी को रोका हुआ था। गाड़ी चला बिल्कुल भी नहीं रही थी। मेरी उनसे ये बात ही हुई, तभी अचानक से गाड़ी की पिछली डिग्गी पर किसी ने काफी जोर से हाथ मारा। मैं और दादाजी साथ में पीछे की तरफ देखने लगे। वो कोई और नहीं, एक वेंडिगो था। उसने मेरे गाड़ी की डिग्गी पर हाथ मारा और गाड़ी हिल गई। उसका वो प्रेशर काफी ज्यादा तेज था। मैं और दादाजी हम दोनों लोग उसे देखने लगे थे। वो खड़ा होकर हमारे पास आ रहा था। उसने गाड़ी को काफी ज्यादा जोर से मारा और कांच को तोड़ने की कोशिश भी की। वो हमारी गाड़ी के सामने आ गया था। बोनेट पे भी उसने अपने आप को जोर से मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से गाड़ी की विंडशील्ड टूट गई थी। साइड मिरर भी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत गाड़ी को स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो दोबारा साइड में गिर गया और काफी ज्यादा दूर वो हमारी गाड़ी से लड़ गया था। गाड़ी के आगे की लाइट्स भी एकदम डैमेज हो चुकी थी। एक लाइट बुरी तरीके से खराब हो गई थी और दूसरी थोड़ी बहुत जल रही थी। गाड़ी का कांच लगभग टूटने ही वाला था और दादा एकदम डर गए थे। मैंने जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उस गाड़ी को भगाया। आज से पहले मैंने कभी भी कार को इतनी तेजी से नहीं भगाया था। दादी की भी नींद हल्की फुल्की उठ चुकी थी, लेकिन उनको उस क्रीचर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि दवाइयों का असर काफी ज्यादा था, इसलिए वो सो रही थी। दादाजी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और साथ में मैं भी डरी हुई थी, लेकिन मैंने अपने होश संभाला और गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोका। लगातार गाड़ी को चलाती रही थी। उस अजीब से क्रीचर की चिल्लाने की आवाज भी मुझे सुनाई दी थी। उसकी रफ्तार मेरी गाड़ी के रफ्तार के बराबर ही थी। उसकी रफ्तार इतनी थी कि वो भागते हुए मेरी गाड़ी के बराबर आ गया था और थोड़ा बहुत गाड़ी को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। कोहरे में पूरा हाईवे डूबा हुआ था।
ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। हल्का फुल्का गाड़ी अगर डिसबैलेंस होती तो मैं डायरेक्ट जाके पेड़ पे लड़ जाती, लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और किसी तरह कम लाइट में ही उस हाईवे से निकलने की कोशिश की। वो 10 किलोमीटर का हाईवे एकदम सुनसान था। वहां पे कोई भी स्ट्रीट लाइट या लैंप कुछ भी नहीं था। भागते हुए हम लोग किसी तरह मेन हाईवे पर पहुंच गए, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स भी है और जो मेरे घर के लिए एकदम सीधा रास्ता भी है। मेन हाईवे दिखते ही मैंने तुरंत गाड़ी को उस मेन हाईवे की तरफ मोड़ा। गाड़ी मोड़ते ही हम एकदम स्ट्रीट लाइट के बीचों बीच गाड़ी चला रहे थे और वो क्रीचर उसी अंधेरे जंगल में रुक गया, बाहर भी नहीं आया, लेकिन उसके जोर से चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। वो वहीं पर ही था, वो उसके बाहर नहीं आया। मेन हाईवे भी सुनसान था क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, दादाजी भी डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पीछे से वो क्रीचर गायब हो चुका है तो उन्होंने खुद को और मुझे दोनों को संभाला। उन्होंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो क्रीचर जा चुका है। मेरे हाथ पैर अभी भी बुरी तरीके से कांप रहे थे क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना भयानक और इतना डरावना क्रीचर कभी नहीं देखा। वो एक वेंडिगो था और ये बात मुझे मेरे दादाजी ने ही बताई थी। लेकिन मेरे दादाजी ने भी अपने ज़माने में कभी भी वेंडिगो को देखा नहीं था। उन्होंने सिर्फ वेंडिगो की घटनाएं सुनी थी और उसके बाद दादाजी ने मुझे वेंडिगो के बारे में बहुत सी घटनाएं बताई जो कि उन्होंने अपने ज़माने में सुनी थी और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। जब हम घर पहुंचे तो पापा ने गाड़ी की हालत देखी और हमसे सारी चीज़ें पूछी। हमने उन्हें सब कुछ बताया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ इतना भयानक हादसा घटा। दादी को और दादाजी को अंदर लेकर गए। मैं अपने कमरे में पूरी रात अकेली थी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही क्रीचर और वही हादसा घूम रहा था। रात भर सो नहीं पाई। मॉम डैड के पास चली गई थी, उनसे बातें भी की। यह हादसा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इसके बारे में मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया और उस हाईवे के बारे में भी, लेकिन उन लोगों को कभी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना ही उन्होंने ऐसे किसी क्रीचर को देखा था। मेरे इस हादसे के बाद वो लोग कई बार उस जगह पर गए, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन के वक्त तो कुछ भी नहीं, रात के वक्त तो उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से वो क्रीचर रात के वक्त ही अपना शिकार करता है, या फिर वो उधर से गुजर रहा होगा, क्योंकि मेरे बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ। खैर, सबको ये पता था कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी क्योंकि उस वक्त मेरे दादाजी भी मेरे साथ थे। उन्होंने भी इस बात का प्रमाण दिया कि हमारे साथ जो हादसा घटा वो सच था। इस घटना के बाद मैं कभी भी रात में उस जंगल के रास्ते से नहीं गई और दिन में भी जाते वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा घबराती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रीचर अभी भी वहीं पर है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी कभी नहीं रोकती। 10 किलोमीटर का वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा भयानक है, इसलिए कोशिश भी नहीं करती हूँ कि वहाँ पर रुकूँ और उस रास्ते को बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे जल्दी नहीं जाना होता है और शायद वो क्रीचर अभी भी वहीं पर ही हो। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना जिस शख्स के साथ घटी थी उसका नाम मैडन था। मैडन के साथ ये घटना 1980 में घटी थी और उन्होंने ये घटना अपने पोते रिचर्ड को बताई थी। तो ये आगे की घटना मैं आपको मैडन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, पर उससे पहले रिचर्ड को ये घटना मैडन ने कैसे बताई उसकी थोड़ी सी जानकारी। मेरा नाम रिचर्ड है। यह घटना मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उनका वेंडिगो से सामना हुआ था। दरअसल उनका और उनकी पूरी टीम का वेंडिगो से सामना हुआ था। उनका नाम मैडन था। ये घटना जब उनके साथ घटी तब उनकी उम्र 40 से 45 के बीच की ही थी। दादाजी इस घटना को बताते वक्त काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गए थे। वो खौफ, वो डर उनके चेहरे पे उस घटना को बताते वक्त मुझे साफ साफ दिख रहा था। और अब आगे की ये घटना मैं आपको अपने दादा मैडन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मैडन है। उस रात मैं और मेरी टीम मिशिगन के जंगलों में पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कई हिस्सों के बारे में तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। कुछ हिस्सों में तो हमारा जाना भी मना था, क्योंकि उस हिस्से में जंगली जानवर और जंगली भेड़िए रहते थे। हालांकि वो हिस्सा पूरा फेंस से घिरा हुआ था। वो उन जानवरों के लिए एक सेफ जोन था और हमारे एरिया में न वो आते थे और ना ही हम उनके एरिया में जाते थे। एक बड़ी सी लोहे की फेंस जंगल के चारों तरफ लगी हुई थी, जहां से वो कभी भी पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन लोहे की फेंस में छोटे इलेक्ट्रिक वायर्स भी जुड़े हुए थे जो उनको हमेशा फेंस से दूर रखते थे। हम लोग रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे। ऐसे ही एक बार हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली
कि जंगल के सदर्न हिस्से में जहाँ पर लोहे की वो इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई है, उसको किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है और किसी ने ह्यूमन एरिया में घुसने की कोशिश की है, पर वहाँ पर कोई भी घुस नहीं सकता था। वो एरिया में कैसे वो लोग घुसे, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दरअसल कई इलीगल वेपन्स और कई इलीगल चीज़ों की वहाँ पे स्मगलिंग भी होती थी और हमने कई बार उस स्मगलिंग को पकड़ा भी है। तो अभी तक हम यही अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है वहाँ पर स्मगलिंग के लिए कुछ लोग आए हों। उनके पास इलेक्ट्रिक फेंस काटने के लिए एक प्रॉपर औजार भी होता है, जिसको काट के वो लोग दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। कई बार तो ये लोग जानवरों के शिकार के लिए भी जाते हैं, ऐसे जानवर जिनको मारना हमारे देश में इलीगल है। उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए हमने वो फेंस लगाई थी और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। जब मैं और मेरी टीम वहाँ पर पहुँचे तो उस फेंस को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा गया था। लग नहीं रहा था कि किसी अप्लायंस से उसको तोड़ा गया है या किसी टूल से। उस फेंस को साफ साफ देख के यही लग रहा था कि उसको किसी ने धक्का मार के या जोर ज़बरदस्ती से तोड़ा है। वो एकदम बेकार तरीके से टूटा हुआ था, लेकिन हम लोग ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि उसको तोड़ा कैसे गया है, क्योंकि उस तरह की फेंस को तोड़ने के लिए एक मोटे से ट्रक की या एक हैवी लोड की चीज़ की ज़रूरत होती जिससे वो टूटता, और ऐसी कोई भी चीज़ जंगल के इस हिस्से में आ भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर बहुत घने और बड़े पेड़ थे। तो हम लोग को अभी ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये फेंस टूटी कैसे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की वजह से ये गनीमत थी कि जंगल में आग नहीं लगी थी, वरना आग को काबू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। हमने वहाँ की सारी जानकारी हेडक्वार्टर पर थी। हम 5 लोग वहाँ पर थे, हम सबके पास वेपन थे और हम सब लोग लोडेड थे। धीरे धीरे सारी फेंस की जानकारी लेते हुए हमने हेडक्वार्टर पे वॉकी टॉकी के थ्रू दे दी। तभी हमें अचानक से जंगल के अंदर से, जिस तरफ जानवर रहते हैं, उस तरफ से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ एक छोटी बच्ची की थी। वो आवाज़ मुझे और मेरे एक दोस्त रेवन को सुनाई दी थी। बाकी के 3 लोगों को वो आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। हम लोग जंगल के उसी हिस्से में देख रहे थे। मैंने रेवन से बोला कि क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी? उसने मुझसे कहा हाँ। बाकी 3 लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हमने क्लियर करने के लिए 3 लोगों को बताया कि हम जंगल के उस हिस्से में जाके उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वहाँ पर कोई इंसान फंसा है या फिर शायद किसी ने किसी तरह की कोई किडनैपिंग की है। उस वक्त हम जो अनुमान लगा रहे थे वही अनुमान लगा के एक एक डिटेल हेडक्वार्टर पर दे रहे थे। हमने अपने वेपन्स को लोड किया और हम दोनों लोग जंगल की दूसरी तरफ चले गए। हमारे 3 साथी हमारी तरफ खड़े थे और हम लोग जैसे ही जंगल की दूसरी तरफ गए, ठंड अचानक से और बढ़ गई। एक कदम बढ़ाते ही टेम्परेचर का इतनी जल्दी नीचे गिर जाना हम दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था। हम लोग धीरे धीरे एक एक कदम उसी आवाज़ की तरफ बढ़ा रहे थे जिधर से आवाज़ आई थी। पहुँचने के बाद पता चला कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा और सब कुछ कोहरे में डूबा हुआ। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था जिसके पीछे से हमें किसी की आवाज़ आ रही थी। वो एक बच्चे की आवाज़ थी। हम सुनते हुए धीरे धीरे एक एक कदम उधर बढ़ा रहे थे। कोहरे में हमें कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना हम दोनों को साफ पता था कि वहाँ पर कोई है। हमने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, वहीं पर होल्ड करके उसको बाहर बुलाने की कोशिश की और वो हमसे मदद के लिए बोल रही थी। वो कह रही थी इसने मुझे पकड़ रखा है। हम बार बार पूछ रहे थे कि आखिर तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आई, जिसने तुम्हें पकड़ रखा है उसका उम्र क्या है, वो दिखता कैसा है, क्योंकि हमें सारी जानकारी चाहिए थी। वो हमें सारे जवाब दे रही थी, लेकिन सब कुछ एकदम अलग से। हम थोड़ा बहुत घबरा भी गए थे। हमें ये साफ साफ पता चल गया था कि हमें किसी तरीके का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमें ऐसा भी लग रहा था कि कोई हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस वक्त हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। सर घूम रहा था, जैसे कि कोई हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा हो। हम दोनों लोग वहीं पर खड़े थे। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, हम दोनों के पैर धीमे धीमे करके उसी पेड़ की तरफ जा रहे थे। हम जाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन अपने आप हमारा मन उधर ही जाने को कह रहा था। लेकिन हमने अपने वेपन्स को उसी पेड़ की तरफ ताना हुआ था कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम तुरंत शूट कर देंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए, हमने उस क्रीचर को देखा। वो हमारे सामने खड़ा था। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला। मुंह में एकदम कांटे वाले दांत थे। शरीर आधा सड़ा हुआ था, जिससे हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी। आंखें चमक रही थी। उसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी थी। उसे देखते ही हम दोनों उस पर गोली चलाने लगे। गोली चलाने की आवाज़ सुनते ही हमारे 3 साथी जो कि फेंस के दूसरी तरफ थे, वो भी हमारे पास भागते हुए आए।
और उस क्रीचर के ऊपर हम लोगों ने लगातार गोली चलाई। लेकिन जैसे ही हमारे साथी आए, वो क्रीचर जंगल के उसी अंधेरे में भाग गया जहां से हमें पहले वो आवाज़ आ रही थी। हमें वो दिखाई बिल्कुल भी नहीं दिया दोबारा। उसके बाद हम दोनों लोग भागते हुए अपने तीनों साथियों के साथ फेंस के उस हिस्से में आए और वॉकी टॉकी से बेस पर इन्फॉर्म किया। कुछ देर बाद बैकअप के लिए और फॉरेस्ट रेंजर्स आ गए थे। हम सब लोगों ने हिम्मत करके फिर उस साइड जाने की कोशिश की। वहां पर गए और करीबन 1 किलोमीटर तक अंदर तक 3-3 के ग्रुप में उस अजीब से क्रीचर को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हम दोनों के अलावा उस क्रीचर को किसी ने देखा नहीं था। उस समय हमारे कैमरास भी ऑफ थे, वरना उसकी फोटो साफ साफ रिकॉर्ड होती। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन हमने अपने बेस पे अपने जर्नल को बता रखा था कि हमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सच था। खैर, ऐसे अजीब से क्रीचर वहां पर बहुत बार देखे गए हैं, हमारे जर्नल ने तो हमें यही बताया था। उसके बाद हम लोग वहां पर आ गए और वो जो फेंस टूटी गई थी उसके रिपेयरिंग का काम भी चालू हो गया। लेकिन उसके रिपेयरिंग का काम दिन के वक्त होता था और वहां पर जब भी रिपेयरिंग का काम होता था तो करीबन 10 से 15 फॉरेस्ट रेंजर्स गन के साथ वहीं पर ही रहते थे, क्योंकि हम लोग को यही डर था कि वो अजीब सा क्रीचर दोबारा हम पे हमला न कर दे। वो इस तरफ क्यों आया था, उसने लोहे की ये फेंस क्यों तोड़ी थी और क्या हुआ, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन उस घटना के बाद मैंने तो उस क्रीचर को कभी भी नहीं देखा, लेकिन कई बार उस तरफ जाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। और फिर कुछ सालों बाद मेरी वहाँ से पोस्टिंग चेंज हो गई, लेकिन इस घटना के बारे में मैं अक्सर सबको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।